अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। जुम्मे को इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के नतीजे में ईरान के कई सीनियर मिलिट्री कमांडर्स, जौहरी साइंसदान और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के बाद इसराइल ईरान कशीदगी आज तीसरे दिन में दाखिल हो चुकी है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं और वक्त गुजरने के साथ हालात मजीद संगीन होते जा रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जल्द भारत और पाकिस्तान के तर्ज पर ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदे की बात की है। ट्रंप का अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहना था कि ईरान और इसराइल को मुआहदा करना चाहिए और वो मुआहेंगे। वैसा ही मुआहदा होगा जैसा मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। जल्दी इसराइल और ईरान के दरमियान भी अमन कायम होगा। इस वक्त बहुत सी कॉल्स और मुलाकातें हो रही हैं। मैं बहुत कुछ करता हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, लोग सब समझते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द मुआहदे की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी ईरान और इसराइल के दरमियान हमलों का सिलसिला जारी रहा। इसराइली फौज के मुताबिक ताज़ा हमलों में 50 जहाज़ों के जरिए 170 ईरानी मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया है, जबकि अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर हमला किया है। तेहरान के वस्ती इलाके में ईरानी पार्लियामेंट के करीब धमाके की वजह से आग भी लग गई। इसराइली फौज की जानिब से तेहरान में ईरानी फ़िज़ाइया के कॉम्प्लेक्स पर भी बमबारी की गई और अरब मीडिया के मुताबिक मुमकिना तौर पर इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान में फ़िज़ाइया के रहायशी इलाके को निशाना बनाया है। इससे पहले भी इसराइली हमलों के नतीजे में तेहरान में 14 मंजिला रहायशी इमारत पर हमले में 20 बच्चे समेत 60 अफराद जहाँ बाग हो गए थे। इसराइल की जानिब से हालिया कशीदगी में कल रात पहली मरतबा ईरान की तवानाई की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में शहरान का ऑयल डिपो और तेहरान के फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया, जबकि इसराइली फौज का कहना है कि तेहरान पर वसी पैमाने पर हमले किए गए हैं। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीबात, ईंधन के ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान के पास अब भी वो हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकते हैं, जबकि इसराइल का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मेनी भी उनके निशाने पर है और अब इसराइल ने ईरान के जवाबी हमलों के बाद अस्करी तनसीबात के करीब रहने वाले ईरानी शहरियों को रिहायशी इलाके फौरी तौर पर खाली करने का कह दिया है। इसराइल के कल रात के हमलों के जवाब में ईरान की जानिब से हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब हैफा, तेल अवीव और तिमरा समेत मरकज़ी और शुमाली इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर जवाबी हमले किए गए, जिसके नतीजे में इसराइल में मज़ीद 10 हलाकतें हो गई हैं और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों समेत हाइब्रिड ड्रोन से हमला किया। ईरानी हमलों में तेल अवीव के करीब बैतियाम में 8 मंजिला इमारत भी ईरानी हमलों का निशाना बनी है, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक और कई अफराद लापता हैं। ईरानी हमलों में इसराइल में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। इसके अलावा हैफा में ऑयल रिफाइनरी में आग लगने के नतीजे में रिफाइनरी की पाइपलाइन और ट्रांसमिशन को नुकसान पहुंचा है, जबकि ईरान इसराइल हालिया कशीदी में कल रात पहली मरतबा हौसी बागियों ने भी बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के साथ इसराइल के शहर जफ़ा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए, जबकि ईरानी एयर डिफेंस बेस के कमांडर की जानिब से ये दावा भी सामने आया है कि ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर 1 घंटे में 10 इसराइली तैयारे मार गिराए गए हैं, लेकिन इसराइल की जानिब से इसकी कोई तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई है। यानी दोनों ममालिक इस वक्त एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं कि ईरान की जानिब से सैकड़ों मिसाइल्स इसराइल पर दागे गए, जिनमें से ज़्यादातर तो इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन कई मिसाइल मुख्तलिफ टारगेट्स पर हिट भी हुए। इसराइली हमलों और ईरान के जवाबी हमलों के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने गैर मुल्की सफ़ीरों से बात करते हुए कहा कि इसराइल पर जवाबी हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने दिफा में किया गया। ईरान ने इसराइल के फ़ौजी और इक़्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल के हमलों में अमरीका बराबर का शरीक है और उसका खमियाजा भुगतना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइल के ख़िलाफ़ जंग को ईरान दीगर ममालिक तक वसी करने का ख्वाह नहीं, लेकिन मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरान अपना दिफा कर रहा है, जो उसका असूली हक है। अब्बास इराक़ची का कहना था कि फार्स गैस फील्ड पर इसराइल का हमला ख़तरनाक अमल था। ईरान पर इसराइली हमला अमरीका की आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। अमरीका के इसराइली हमलों की पुष्पनाई के सबूत मौजूद हैं। साथ ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल पर हमले रोकने से मुतल्लिक़ कहा कि ईरान इसराइल पर हमले रोकने के लिए तैयार है, अगर तेल अवीव भी ईरान पर हमले बंद कर दे। अब्बास इराक़ची ने यह भी कहा कि ईरान का पुख्ता अज़म है कि हम जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, अलबत्ता यूरेनियम की अफजूदगी को 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। ईरान और इसराइल की बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान
आज मस्कत में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात भी मनसूख हो चुके हैं, जबकि ईरान पर इसराइल के हमलों के बाद कल जब स्काई न्यूज़ की एंकर यल्दा हकीम ने ईरान के मुज़ाकराती टीम के साबिक मुशीर से यह सवाल पूछा कि क्या ईरान मुज़ाकराती मेज़ पर वापस आएगा। इस पर ईरानी मुज़ाकराती टीम के साबिक मुशीर ने हक़ाइक़ को मस्क करने पर स्काई न्यूज़ की एंकर को बताया कि ईरान मुज़ाकराती मेज़ पर था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप था जिसने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर हमले शुरू कर दिए और उसकी साजिश की। We want to know, and I want to understand, Iran's position here. Will you come to the negotiating table now? Your regime should know, and your news agency or your TV channel should know better. We were at the negotiating table. It was Trump that conspired with Netanyahu to attack Iran. This is how you twist the truth. You shouldn't invite me because you're easily exposed. Iran was negotiating. Initially, Trump had one position, and so did Witkoff. And then they flipped and said no enrichment. And then they continued the negotiations. And the night before the attack, Trump said that we don't want war. And then after the attack, he said, we're all for it. And you're saying Iran? Is Iran going to come back to the negotiating table? The audacity. ये बात अहम है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर मुज़ाकरात का सिलसिला कई हफ्तों से जारी था, जो इसराइली हमलों की वजह से सबोटाज हो गया। लेकिन अब ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद दोबारा मुज़ाकरात की बातें की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत यूरोपीय ममालिक ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसराइल की कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि अगर ईरान की जानिब से किसी भी तरीके से अमेरिकी मफादात पर हमला किया गया तो उसका पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान इस खूनरेज़ तसादुम को रुकवाने के लिए वो दोनों ममालिक के दरमियान समझौता करा सकते हैं। जबकि बरतानवी अखबार की खबर के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान से जौहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात की तैयारी कर ली। जर्मन वजीर खारजा के मुताबिक तीनों ममालिक ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। जर्मन वजीर खारजा का कहना है कि मुआहदे की शर्त यह है कि ईरान खित्ते, इसराइल या यूरोप के लिए ख़तरा ना बने। इसके अलावा अब आलमी मीडिया ये लिख रहा है कि इसराइल के ईरान पर हमलों के पीछे असल मकसद ईरान में हुकूमत की तब्दीली यानी रिजीम चेंज है, लेकिन इसराइल की जानिब से यह कहकर हमला किया गया था कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के इंतहाई करीब पहुंच चुका है और ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल और खित्ते के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये वो दावे हैं जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर नेतन्याहू, इसराइल और अमेरिका की जानिब से 30 साल से किए जा रहे हैं। It would take Iran about 12 months to enrich enough nuclear material for a single nuclear weapon. United States Secretary of State Antony Blinken is warning that Iran is potentially just months away or less from nuclear breakpoint. Iran is 2 months away from a nuclear weapon, and it's a victory to get them 1 year away? Iran could be less than a month away from building a nuclear weapon. Netanyahu has made 2 tough-talking TV appearances, saying that Iran is just months away from making a nuclear bomb. What is important to understand is that you have to dismantle the entire terror empire, and especially before its main practitioners, the terrorist states of Iran and Iraq, acquire nuclear weapons. And this, I think, has been a wake-up call from hell. It is telling us, you have the power now to act. आपने देखा कि एक अरसे से इसराइल और मगरबी मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरान एटमी हथियार बनाने के बहुत करीब है। खुद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने 1992 में इसराइल की पार्लियामेंट में यह दावा किया था कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, और इसके बाद 1995 में भी नेतन्याहू की जानिब से अपनी किताब में यही दावा दोहराया गया कि ईरान इस खत्ते के लिए ख़तरा है, बिलखसूस इसराइल के लिए बड़ा ख़तरा है। लेकिन अहम सवाल यह है कि असल में इस खत्ते के लिए बड़ा ख़तरा कौन है? वो ईरान जिसके पास अब तक एटमी हथियार नहीं है, या वो इसराइल जिसके पास गैर एलानिया जौहरी हथियार है जो किसी भी कवानीन के मातहत नहीं है? आपको एक दिलचस्प मुकालमा दिखाते हैं जहां एंकर पर्सन मेहदी हसन ने इसराइली वजीर से जब उनके अपने एटमी हथियारों से मुतल्लिक सवाल किया तो उस पर साबिक वजीर का क्या रद्द-ए-अमल था, और इसराइली डिप्लोमेट को ऑडियंस की जानिब से कैसे सख्त सवालों का सामना करना पड़ा जिसका जवाब उनके पास नहीं था। How many nuclear weapons does Iran have as of today? Right now, I hope none. Okay, how many does Israel have? No idea. No idea? You were in the government. They don't tell you that stuff. No idea. Who do they tell? No idea. Do you recognize the hypocrisy of Israel having a secret illicit nuclear weapons program that it won't open up its doors to and won't talk about, and then lecturing everyone else in the region about nuclear weapons? Absolutely not. You know why? You talked about hypocrisy. If an Iranian guest came on my show and I asked him about Iran's nuclear program, he said, I don't know, I'm not going to talk about it. Would you be okay with that? You'd be outraged. Of course I would. And you sit here as a former minister of the Israeli government saying, I don't know, I never talked about nukes with anyone. Because there was like 16
United Nations Security Council resolutions against Iran. And there is against Israel. And there is against Israel as well. About your nuclear program. No. Yes, there is. UN Resolution 487. Let me read it to you. The UN Security Council in 1981 says, calls upon Israel urgently to place its nuclear facilities under the safeguards of the IAEA. Why haven't you done that? Iran has never attacked a neighbor. Israel has repeatedly attacked its neighbors. Iran signed the Non-Proliferation Treaty. Israel has refused to sign. Iran has no nuclear weapons. Israel has between 75 and 400 nuclear weapons. So Israel poses an existential threat to Iran. For the last 40 years, Israel has conducted a systematic campaign of disinformation about Iran. Why the lies? Why the double standards? Why the hypocrisy? अब ये एक इंतहाई मजाक़-ए-खेज़ बात है कि वो इसराइल जो कि खित्ते में शाम, फ़लस्तीन, यमन, लबनान और ईरान जैसे ममालिक पर बार बार हमला करता रहा है, लेकिन वही इसराइल ईरान को अपने और खित्ते के लिए खतरा करार दे रहा है। हालांकि इसराइल जो कि अपनी तस्दीक या तरदीद के बगैर एक न्यूक्लियर ताकत है और पूरी दुनिया इससे बखूबी वाकिफ है। सेंटर ऑफ आर्म्स एंड कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन के मुताबिक एटमी हथियार रखने के बावजूद इसराइल ना तो जोहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे का हिस्सा है और ना ही वो नेशनल इकोनॉमिक एनर्जी एजेंसी की अपनी जोहरी सरगर्मियों पर निगरानी कबूल कर रहा है। सेंटर ऑफ आर्म्स एंड कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन के मुताबिक इसराइल के पास तकरीबन 90 न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन इसराइल ने इतना प्लूटोनियम तैयार कर लिया है कि वो 100 से 200 न्यूक्लियर हथियार के लिए काफ़ी हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब ईरान जो कि जोहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे का भी हिस्सा है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ भी अपने जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक ताउन करता है। साथ ही ईरान ये भी कहता है कि उनका जोहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और यूरोप खित्ते के लिए ईरान को ख़तरा समझते हैं, लेकिन इसराइल को वो ख़तरा नहीं समझते। बहरहाल ईरान और इसराइल के दरमियान इस वक्त जो मामलात हैं, जो तसादुम बढ़ता जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इसराइल और ईरान की सूरत हाल पर हम मजीद बात करेंगे। हालात संगीन होते जा रहे हैं, क्या कोई जंग बंदी का इम्कान है या हालात मजीद बिगड़ सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक डिप्लोमेट ने जो ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे, आसिफ अली खान दुरानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आसिफ साहब, ये जो तनाज़ा था ईरान और इजराइल के दरमियान, अब हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट एक फुल फ्लैज वॉर में तब्दील हो चुका है। 3 रोज़ पहले इजराइल ने पहले हमले किए ईरान पर और उनका जो टारगेट था वो ईरान की मिलिट्री लीडरशिप और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ था। उसके बाद से हमने देखा कि ईरान ने भी अपना जवाबी रद्दअमल दिया है और अब दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। जो इस वक्त तक की सूरत हाल है उसको आप कैसे असेस कर रहे हैं और आपको क्या लगता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मजीद एस्केलेट करेगा क्या यहाँ से? जी शुक्रिया शहजाद साहब, ये एक बिल्कुल बहुत सीरियस डेवलपमेंट है और इसमें नो वन नोज ये उसके जो एस्केलेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें जब आप वार तो शुरू कर देते हैं जो कि इजराइल ने एग्रेशन किया, लेकिन उसके बाद इसका अख्ताम जो है वो बहरहाल दूसरी पार्टी के हाथ में ही होते हैं और वो कितना कर सकते हैं। तो ईरान के पास मेरे नज़दीक तो रेजिलेंस है, उनके एयर एसेट्स तो शायद इतने स्ट्रांग ना हो, लेकिन उनके पास जो मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी है तो उसके बलबूते पे उन्होंने इजराइल के जो है काफ़ी जगहों को हिट किया, इंक्लूडिंग जेरूसलम, तल अवीव, हैफा, और उधर भी अच्छे खासे नुकसानात हैं। अगरचे इजराइल भी अब वो सेंसरशिप एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन ऐसे पता चल रहा है क्योंकि बाज़ वेस्टर्न मीडिया है उससे भी ये पता चल रहा है कि उनको नुकसान हुआ है। ईरान को तो हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें ईरान के नुकसान को अगर आप देखें तो पहला नुकसान तो ये है कि उनकी टॉप मिलिट्री ब्रास जो है वो उन्होंने इजराइल ने एलिमिनेट किया, उसके बाद उनके जो टॉप साइंटिस्ट हैं उनको एलिमिनेट किया, फिर इन्होंने वो न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया जो कि अंडर IAEA सेफगार्ड्स हैं। तो ये एक तरह से इजराइल ने जो है बहुत बड़ा गैर कानूनी काम किया है। अगरचे खुद इजराइल बजाते खुद भी वायलेटर है, वो NPT का मेंबर नहीं है और वो खुद भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है अनडिक्लेयर्ड, लेकिन उसके पास जो है वो है। तो इसलिए इजराइल हैज नो चीक्स हैज द चीक्स टू टेल द वर्ल्ड कि वो ईरान को न्यूक्लियर नहीं बनने देगा और खुद जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है उनके पास हों। जी
जी आसिफ दुरानी साहब, आपने ये जो कहा कि इजराइल में भी बमबारी हुई है और वहाँ पे कंसर्न भी है, उनके सदर का भी आज ये बयान आया कि वहाँ पे कंसर्न है क्योंकि जो उनका आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पेनिट्रेट किया है ईरानियन मिसाइल्स ने। 13 हलाकतों की वहाँ से खबर आ रही है, लेकिन इजराइल की भी जो कार्रवाई है वो भी जारी है। और अब से कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि तेहरान में जो पार्लियामेंट है उसके करीब भी अटैक हुआ है, जो फ़ज़ाइया का कॉम्प्लेक्स है उस पर भी बमबारी की है इजरायली जेट्स ने। तो इजराइल भी जो है ऑब्वियसली एस्केलेट करता रहेगा, बमबारी ज़्यादा करता रहेगा। आप क्या समझते हैं कि ईरान के पास जो डिटरेंस कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो कितनी ज़्यादा है? कब तक ये आपके ख्याल में इस जंग में जारी रख सकते हैं वो इसको? डिटरेंस से ज़्यादा रेजिलियंस कितना है, क्योंकि ईरान अगर आप देखें तो इनकलाब के शुरू में इराक ने हमला कर दिया 1 साल के बाद ईरानियन रेवोल्यूशन के, और वो वॉर तकरीबन 8 साल चली। उस वक़्त ईरान अकेला था और बाकी दुनिया सद्दाम हुसैन के साथ थी, स्पेशली अमेरिका, और उनका हदफ यही था कि किसी तरह से जो रेवोल्यूशनरी रजीम है उसको हटा दिया जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। और इस दौरान फिर पिछले 45 सालों में जो ईरान में रजीम है उसने आपको कंसोलिडेट किया। अब फिलहाल ईरान के अंदर इंटरनली कोई अपोजिशन नहीं है, और अगर कोई अपोजिशन है तो वो मुल्क से बाहर बैठी हुई है। उसमें एक्स रॉयलिस्ट हैं, जो साबिक शाह के फर्जंद हैं, वो बाहर हैं और वो कभी बयान देते रहते हैं। लेकिन एक उसके जो इजराइल ने जिस तरह से एस्केलेशन की है, मेरे ख्याल में ईरान विल टेक द हिट, लेकिन साथ में ईरान के पास भी कैपेबिलिटी है कि वो इट कैन रिस्पॉन्ड। एज अ डिप्लोमेट आप इसको कैसे देखते हैं कि जुमे को ये हमला हुआ, इतवार को छठा राउंड होना था मस्कत में यूएसए और ईरान के दरमियान, और दोनों ममालिक की तरफ से ये बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं कोई मुआहदा हो सकता है। ऑब्वियसली जो एक प्रेशर था ईरान के ऊपर वो ये था कि आप सिविल न्यूक्लियर के लिए भी जो है वो अपनी इनरिचमेंट को महदूद रखेंगे, लेकिन ईरान कह रहा था कि नहीं, इस पर हमें पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो क्या आपके ख्याल में ये जो टाइमिंग है इजराइल की तरफ से हमले की, ये इसी डायलॉग को ख़त्म करने के लिए, ताकि कोई मुआहदा ना हो सके, ये टाइमिंग को आप इसी तरह देखते हैं? देखिए, वो अमेरिका के साथ जो छठा राउंड संडे को यानी आज होना था, वो इसीलिए नहीं हो सका हमले की वजह। जाहिर है हमले के बाद जवाब नहीं रहता, और उसमें अमेरिका को पूरी तरह पता था कि इजराइल ने हमला किया, तो इसलिए अमेरिका इज ऑल्सो एन एक्म्प्लिस, वो बराबर के शरीक हैं इस जुर्म में, तो इसलिए वो अपने आप को एब्जॉर्व नहीं कर सका। और उस सूरत में हम ये कहेंगे कि डायलॉग दोबारा रिज्यूम होंगे, वो हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो इजराइल ने एग्रेशन किया है और ईरान ने जवाब दिया है, ज़रूरत इस बात की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका हंगामी इजलास हो और उसके अंदर ये डिस्कस किया जाए और फौरी तौर पर ये फैसला दिया जाए कि दोनों साइड जो है वो जंग बंद करें। और मीडिएशन की जहाँ तक ताल्लुक है उसके इम्कानात हैं, प्रेसिडेंट पुतिन ने कोशिश की है, लेकिन इसके लिए जो है सिक्योरिटी काउंसिल में P5 का और बाकी मेंबर्स का राजी होना ज़रूरी है। उसमें सबसे बड़े जो इस फैसले का जो कुंजी है वो अमेरिका के हाथ में थी। और जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी हमने एक ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जब पाकिस्तान ने भी जवाब दिया, फिर दुनिया को शायद ये समझ पड़ी कि ये मामला मजीद एस्केलेट हो सकता है, और फिर एफर्ट्स जो थी डिप्लोमेसी की और बातचीत के जरिए मामले को सेटल करने की, उसमें हमने तेज़ी देखी और यूएस ने अपना किरदार अदा किया। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की राय है कि क्योंकि अगर इसी तरह ईरान अगर रिप्लाई करता रहेगा, अपनी डिटरेंस शो करेगा, जवाबी हमले करेगा, तो फिर शायद आलमी दुनिया इस जंग को बंद कराने की कोशिश करे। आज हमने देखा कि अखबार जो बरतानवी मीडिया है वो कह रहा है कि जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया चाहते हैं कि ईरान बैठे टेबल पे। अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी ये ट्वीट आया था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं चाहूँ तो ये ईरान और इजराइल के दरमियान बातचीत करवा के मामले को सेटल करवा सकते हैं, कोई डील स्ट्राइक कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि एक्टिव होगी दुनिया ये करवाने में? अगर ये करवा सकते तो पहले करवा लेते, इसकी नौबत क्यों आने दी इजराइल को हमला करने की। मेरे ख्याल में ये उनकी अपनी जो है टैक्टिक्स हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स, आपने भी जैसे जिक्र किया, वो ईरान को किसी तौर पे भी जो है इंडिपेंडेंट फ्यूल साइकिल करने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि ये कैपेबिलिटी है जो वो हर सूरत में अमेरिका चाहेगा कि ईरान के पास ना हो।
क्योंकि आपने ये जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये बुशहर में ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो रशिया चलाता है, और उसके लिए जो फ्यूल है वो रशिया से आता है, और वो अंडर IAEA सेफगार्ड्स है। तो उधर तो इजराइल ने कोई हमला नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे उसके मज़मूनात कुछ और होंगे। ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो ईरान ने अपने तौर पे बनाए, नतांज में, फोर्डो और पर्शियन इन एरियाज में उन्होंने बनाए हैं, लेकिन ये भी IAEA की सेफगार्ड के अंडर हैं। तो इस तरह से ईरान ने इसमें जो इजराइल ने बहुत बड़ा वो जुर्म किया है, और उसमें ख़तरा इस बात का है, बल्कि शवाहिद ये भी हैं कि ये नतांज में जो हमला हुआ है उसके नतीजे में कंटामिनेशन हुआ है, रेडिएशन जो है उसके शवाहिद मौजूद हैं जी। ये कितने सीरियस हैं अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये बात खुद ईरान के जो है अपने मीडिया है उन्होंने इसका जिक्र किया है जी। आसिफ साहब, क्योंकि आप ईरान में रहे, आपने सर्व किया, तो आप जानते हैं उनको इनसाइड आउट। मुझे बताइएगा कि इस वक्त हदफ आपको क्या नजर आ रहा है इजराइल का, क्योंकि जो जंग का आगाज किया गया वो यही कह के किया गया कि ईरान जो है बहुत करीब है न्यूक्लियर असला बनाने के लिए, और हम नहीं चाहते कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन हो। खैर, ये एक ऐसी बात है जो नेतन्याहू खुद पिछले 32 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब वेस्टर्न मीडिया और खुद नेतन्याहू ने भी कल ये स्टेटमेंट दिया कि वहाँ की आवाम अपनी क़यादत के खिलाफ उठ खड़े हों, और ये एक अरसे से बात हो रही है कि ईरान में इस रजीम के खिलाफ रिजेंटमेंट है मौजूद। तो आपको लग रहा है कि हालात ईरान में इस वक्त ऐसे हैं कि इस जंग की वजह से किसी किस्म का रजीम चेंज हो, वहाँ पे वहाँ के लोग उठ खड़े हों, या एटलीस्ट जो हदफ है इस वक्त इजराइल का वो एटलीस्ट ये है कि ये रजीम जो है इस जंग के बाद तब्दील हो जानी चाहिए? जी, ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तो एक बहाना है, असल हदफ तो रजीम चेंज है, और आज का नहीं है, पिछले 45 साल से ये हदफ है। ये अमेरिका का हदफ रहा है। इजराइल तो फ्रंटमैन के तौर पे आगे आया है, क्योंकि इजराइल के पास कोई अखलाकी और कानूनी जवाज़ नहीं है कि वो ईरान को रोक सके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में, और वो भी उस सूरत में कि जो अंडर IAEA सेफगार्ड्स हो। और फिर ये भी एक यानी एक नाइविटी होगी कि हम ये समझें कि अगर ईरान फर्स्ट किया वो वेपन ग्रेड न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है, तो वो अंडर IAEA सेफगार्ड की जो प्रेमिसेस है वहाँ तो नहीं करेगा ना। तो इसलिए ये इजराइल ने जो हरकत की है ये गलत है, और इसके बहुत नेगेटिव मज़मूनात। लेकिन मुझे हुकूमत के हवाले से बताइएगा, क्या वाकई रजीम इतनी अनपॉपुलर है? क्या माशी जो मसाइल हैं ईरान के इतने ज़्यादा वाकई हैं कि किसी किस्म का रजीम चेंज पॉसिबल है वहाँ पे इस वक्त? देखिए, सियासत में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन इस वक्त 45 साल हो गए, और उसमें 8 साल की जंग है इराक के साथ भी। इन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद उस वक्त भी तकरीबन कोई 15 लाख इंसान ईरानी जो है वो जांबाक हुए थे, और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन सबोटाइज एक्टिविटीज़ ईरान में होती रही हैं। खुद ये ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको अफशा जो है वो मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन MKO ने किया था 2003 में, और ये जो ईरान के साइंटिस्ट एक तो अभी फ्राइडे के अटैक में मारे गए, इससे पहले भी 2-3 साल पहले उनके साइंटिस्ट जो है उनको इजराइल मारता रहा है। वजह ये थी कि उसके अंदर ईरान के अंदर इंटरनल सबोटाइज होता रहा है। मोसाद ने अपने मोल्स ईरान के अंदर रखे हुए हैं जिन्होंने ये किया, क्योंकि एक ही वक्त में ईरान की जो है टॉप मिलिट्री लीडरशिप और साइंटिस्ट का एक ही वक्त में जो है मारा जाना, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक ग्राउंड पे उनको ये सपोर्ट हासिल ना होती जी। और आपके ख्याल में कोई ऐसी ऑल्टरनेट क़यादत मौजूद है ईरान में जो इसका फ़ायदा उठाने की पोजीशन में हो? क्योंकि हमने देखा कि इराक में भी सद्दाम हुसैन के बाद उस किस्म की स्टेबिलिटी तो नहीं आ सकी, तो ईरान में अगर कोई ऐसा उनका हदफ है या कोई खाना जंगी वाली सूरत हाल होती है, कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप मौजूद है जिसकी तरफ वेस्ट देख रहा हो कि ये प्रो इजराइल और प्रो US होंगे तो इनको इंस्टॉल कर दिया जाए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, फिलहाल तो नहीं है। ईरान के अंदर अगर आप बात करेंगे तो अपोजिशन ना होने के बराबर है, और बाहर जो है वो मौजूद हैं। साबिक शाह के साहबजादे भी तशरीफ रखते हैं, रजा पहलवी साहब, जिनका आपने जिक्र भी किया कि एक्स पे काफी एक्टिव हो गए वो अपने बयानात की हद तक है, और ऐसी कोई ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन इवन बाहर भी नजर नहीं आती।
और ना कोई ऐसी कोई शैडो गवर्नमेंट है उन्होंने बनाई हो या गवर्नमेंट इन एग्जाइल हो, वो भी फिलहाल नज़र नहीं आती। तो इसलिए फिलहाल क्योंकि सियासत में हतमी लफ्ज़ तो कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं सकता, तो लेकिन फिलहाल जो ईरान में जो हुकूमत है उसको खतरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खान दुरानी साहब, ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आइंदा माली साल के बजट पर पार्लियामेंट में बहस जारी है और जहां वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी बाज़ बजट तजावीज़ पर तनकीद कर रहे हैं, वहीं पार्लियामेंट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलासों में वज़ीर ख़जाना और उनकी माशी टीम को अरकान पार्लियामेंट की जानिब से सख्त सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार का सामना भी करना पड़ा है। कल सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में हुकूमत के अपने अरकान समेत मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स ने बजट में FBI के टैक्स कमिश्नर को मुख्तलिफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान की गिरफ्तारी के इख्तियार देने और किसी भी कारोबारी कंपनी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत नोटिस भेजने के इख्तियार देने की तजावीज़ की सख्ती से मुखालफत की है। अहम बात यह कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अरकान के इन तहफ़्फ़ुज़ात पर यह यकीन दहानी कराई है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बिजनेस कम्युनिटी को नोटिस भेजना एक संजीदा मामला है, इसलिए इस पर नज़रसानी की जाएगी। जबकि FBI चेयरमैन राशिद लंगरियाल ने FBI अफसरान को गिरफ्तारी के इख्तियार देने का दिफा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ टैक्स अफसरान के पास गिरफ्तारी के इख्तियार ना हो। राशिद लंगरियाल ने कहा कि FBI के पास पहले ही गिरफ्तारी के इख्तियार मौजूद हैं, नई तजावीज़ में इन इख्तियारात को सिर्फ रिफाइन किया गया है। इजलास के दौरान हुकूमती सेनेटर अनुशा रहमान, पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एश नाइक, ऑपोजिशन सेनेटर शिबली फराज और सेनेटर फैसल वावडा समेत तकरीबन सब अरकान ने FBI को गिरफ्तारी के इख्तियार देने की मुखालफत करते हुए इसे कारोबारी तबके और सरमायाकारी के लिए नुकसानदेह करार दिया है। और अहम बात यह कि पार्लियामेंटेरियंस के अलावा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी FBI की मुजवज़ा इख्तियारात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसान मलिक ने वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को ख़त लिखकर अपनी तशवीश का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि इन इख्तियारात पर नज़रसानी की जाए। ख़त के मुताबिक कारोबार मुखालिफ इस हुकूमती फैसले से सरमायाकारी के लिए पहले ही नासाज माहौल मज़ीद नामुनासिब हो गया है। FBI के तजवीज़ करदा इख्तियारात में मेजर टैक्स पेयर्स और इनफॉर्मल सेक्टर में कोई फ़र्क नहीं है। अगर इन इख्तियारात का इस्तेमाल करने दिया गया तो ये टैक्स अदा करने वाले कारोबारी शोबे को हरासा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने का खदशा है। हमें मायूसी हुई है कि ये इख्तियारात सरमायाकारी की हौसला शिकनी का बाइस बनेंगे। अहम बात यह कि FBI के लिए जिन इख्तियारात की तजावीज़ दी जा रही हैं, हम इस मुल्क में उन्हें नैब कवानीन की शक्ल में पहले ही देख चुके हैं। FBI का मकसद टैक्स नेट में इजाफे से रेवेन्यू हदफ हासिल करना है, जिसमें FBI को नाकामी का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद अब रेवेन्यू टारगेट के हसूल के लिए FBI को ये इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि वो टैक्स फ्रॉड की सज़ा के बगैर गिरफ्तारियां अमल में ला सके। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो किसी भी कारोबारी को सिर्फ शुबे की बुनियाद पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के तहत नोटिस दे सकते हैं। FBI को ये पावर्स और इख्तियारात देने से शायद FBI गिरफ्तारियां अमल में लाकर कारोबारी तबके पर दबाव डालकर कुछ रिकवरी तो कर ले, लेकिन इससे बिजनेस सेंटिमेंट में मजीद मनफी रुझान पैदा होगा, जिससे कारोबारी तबका बदल होगा। इसलिए पाकिस्तानी मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान का खदशा है, यानी कि जितना पैसा शायद आप इस रिकवरी में इकट्ठा कर ले, उससे ज़्यादा नुकसान FBI को बुरी इकोनॉमिक कंडीशंस और बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वजह से हो सकता है। तो हुकूमत ये क्यों करने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बिलाल कियानी ने। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, ज़रा बताइएगा, इन्फोर्समेंट के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर हो, FBI चेयरमैन हो, वो बात करते रहते हैं, लेकिन ये जो नए कवानीन प्रपोज किए जा रहे हैं, इसकी तो मुखालफत पार्लियामेंटेरियंस भी कर रहे हैं, आपकी अपनी जमात से आवाज़ उठ रही है और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल समेत जो दीगर बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं वो भी खदशात का इजहार कर रही है कि इस कानून को मिसयूज किया जाएगा, क्योंकि यहां पे कहा गया है कि सस्पिशन की बुनियाद पर बगैर वारंट भी गिरफ्तारी की जा सकती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जी, मौजूदा माली साल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल के बजट के जो प्राइमरी अहदाफ थे, प्राइमरी बैलेंस के, फिजिकल बैलेंस के, वो हमने अचीव किए। और FBR का भी टैक्स टू GDP रेशो जो था वो 8.8% से हमने टैक्स टू GDP रेशो 10.4% लेकर गए। और इस साल की कारकर्दगी इन्फोर्समेंट की ही मद्देनज़र रखते हुए IMF के साथ भी जब इस साल की डिस्कशन हुई तो
389 बिलियन की हद तक मौजूदा माली साल में कलेक्शन इन्फोर्समेंट की मद में वो माने, जिसका मतलब ये है कि ये वो इन्फोर्समेंट की मद में टैक्स की कलेक्शन मानी गई है जो कि अदरवाइज जिसके लिए न्यू रेवेन्यू मेजर्स एडिशनल टैक्सेस की ज़रूरत होती, मगर अब वो नहीं करनी पड़ी। अब जिस सवाल का जो आपने सवाल किया शहजाद साहब, आज पावर टू अरेस्ट के ऊपर सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई और बहस हुई, और ये सवाल अहम है और इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है जी। एक तो जी हमने आज भी स्टैंडिंग कमेटी को इन्फॉर्म किया और उन्होंने फिर ये बात तस्लीम की कि पावर टू अरेस्ट FBI के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और हमने उस पावर के अंदर बल्कि इस साल जो अभी फाइनेंस बिल है उसके अंदर टैक्स पेयर के लिए सेफ गार्ड बनाए जा रहे हैं, और मैं मुख्तसरन आपको वो बयान कर देता हूँ। मौजूदा ताकत ये कहती है कि असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ख़ुद अगर इस नतीजे पर पहुँच जाए कि सेल्स टैक्स फ्रॉड हुआ है, या वो ख़ुद एक इस नतीजे पे रीज़नेबल ग्राउंड्स की बुनियाद पे वो पहुंच जाते हैं, तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। नया कानून ये कहता है कि असिस्टेंट कमिश्नर पहले तो इंक्वायरी करेंगे, वो भी कमिश्नर की इजाज़त से, उसमें जिस शख्स के खिलाफ इल्ज़ाम है उसको शरीक करेंगे इंक्वायरी में, और अगर उस इंक्वायरी की बुनियाद पर वो समझते हैं इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन भी करने से पहले कमिश्नर से इजाज़त लेंगे, और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर वो समझते हैं कि अरेस्ट की ज़रूरत है तो फिर से कमिश्नर से इजाज़त लेकर वो अरेस्ट करेंगे। ताकत ऑलरेडी अरेस्ट की एग्जिस्ट करती थी, मगर असिस्टेंट कमिश्नर के पास वो अनफेटर्ड ताकत मौजूद थी। अब उससे पहले इंक्वायरी भी लाजिम कर दी, सुनवाई भी जिसके खिलाफ एलिगेशन है उसको उसका राइट फराहम कर दिया, और उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर वो भी कमिश्नर की इजाज़त के साथ अरेस्ट अगर करना हो तो कमिश्नर की इजाज़त से होगा। तो ये एडिशनल सेफ गार्ड डाला गया है, और इसमें बल्कि टैक्स पेयर को प्रोटेक्शन दी गई है मौजूदा कानून के कंपैरिजन में। अगर आप कह रहे हैं कि इसको आपने रिफाइन करके मजीद जो है असिस्टेंट कमिश्नर पे ये जिम्मेदारी डाल दी है कि वो कमिश्नर के बगैर इंक्वायरी नहीं इनिशिएट कर सकता, इन्वेस्टिगेशन उनकी मर्जी से शुरू करेगा और फिर अरेस्ट के पावर्स का इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर क्या वजह है कि आपकी अपनी जमात से इन कवानीन के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, सेनेटर्स जो है वो एतराज़ कर रहे हैं? नहीं देखिए, आज शहजाद साहब शायद आपके रिपोर्टर्स ने, आई डोंट नो आप तक बात पहुंची कि नहीं, वो वहाँ पे मौजूद थे, तो कमेटी ने ये बात तस्लीम की कि ये रिकमेंडेशन जो हमने दी है ये मौजूदा कानून पे इम्प्रूवमेंट है। आज कमेटी ने भी ये बात तस्लीम की, उसके अंदर ट्रेजरी मेंबर्स भी थे, अपोजिशन मेंबर्स भी थे, उसके ऊपर हमारी उनसे ये बातचीत ज़रूर होती थी कि वो उनकी एक राय थी कि शायद इसमें मज़ीद कोई सेफ गार्ड डल सकता है, मगर उन्होंने ये बात तस्लीम की कि जो अमेंडमेंट हम लेकर आए हैं इसमें सेफ गार्ड टैक्स जिसके खिलाफ, जिस शख्स के खिलाफ एलिगेशन है उसको दिया जा रहा है, मौजूदा कानून में इंप्रूवमेंट है। अब उसके ऊपर बहस हो रही है कि कितनी उसके अंदर और कोई ऊंच नीच हो सकती है कि नहीं, तो इट वाज प्योरली अ केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ अरेस्ट, जिसको अभी आज हमने स्टैंडिंग कमेटी में ये क्लैरिफाई किया है। अब उसके अंदर जो भी फाइनल नतीजा है उसके ऊपर डिस्कशन जारी है, मगर देखिए बात यह है कि हमने टैक्स पेयर को सेफ गार्ड किया है, इंक्वायरी उससे पहले लाजिम की है, और यही डिस्कशन जी स्टैंडिंग कमेटीज में होती हैं, वहाँ पे मेंबर्स अपना रोल अदा कर रहे हैं, और वहाँ पे तो डिस्कशन हो रही है, लेकिन जो कानून अभी सामने आया है कि हम क्लैरिटी लाएं। मैं ज़रा उस पर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का भी आपके सामने नुक्ता नज़र रखता हूँ। एक तो वो ये कह रहे हैं कि इस तफरीक को ही ख़त्म कर दिया गया है आपने, कि जो मेजर टैक्स पेयर है वो कौन है और जो इनफॉर्मल सेक्टर में वो कौन है। फिर उन्होंने कहा है कि सेक्शन 11E जो है वो इनेबल करता है कि टैक्स असेसमेंट एंड रिकवरी बेस्ड ऑन सस्पिशन विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वो पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 14AE के हवाले से कहा हुआ है कि वो इट अलाउज देम आर्बिट्रेरी सीजर ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस एंड प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट सेफगार्ड्स। फिर 37AA के हवाले से लिखा हुआ है इट अथोराइजेज अरेस्ट विदाउट अ वारंट बेस्ड ऑन मेयर सस्पेशन ऑफ टैक्स फ्रॉड, और उसमें आगे कहा हुआ है कि ये अब्यूज़ के लिए और हैरेसमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। फिर सेक्शन 37(8) के हवाले से कहा गया है कि इट परमिट्स अ 14-day डिटेंशन ऑफ बिजनेस पर्सनस एक्सटेंडेबल थ्रू मजिस्ट्रेट। तो यानी कि ये जो रीडिंग है बिजनेस कम्युनिटी की, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का खत जो है उसमें भी ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। नहीं देखिए, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ हम यकीनन बैठ के जी उनको, जिस तरह हम स्टैंडिंग कमेटी का यही किरदार होता है और उन्हीं के साथ क्लॉज बाय क्लॉज इसी पे बात हो रही है। अब आपको मिसाल देते हैं, तो आपने मेरे ख्याल से सेक्शन 14AE की गालिबन बात की, जहाँ पे सीजर ऑफ बिजनेस की बात हुई है, मगर आज कमेटी के साथ हम इस कंक्लूजन पर आए, जिसमें अगेन अपोजिशन मेंबर्स भी मौजूद थे, कि उससे पहले 2 स्टेप्स मौजूद हैं। सबसे पहले अगर कोई किसी को नोटिस जाए और वो ना कंप्लाई करे और वो रजिस्टर ना करे, तो पहला मरला ये है कि उनके बैंक ऑपरेशन फ्रीज के, बैंक अकाउंट्स फ्रीज
रिलीज़ करने का इख्तियार है। अगर उसके बावजूद भी वो ना अगर कंप्लाई करें या वो ना रजिस्ट्रेशन में आएँ या ना वो रिस्पॉन्सिव हों, तो उसके बाद फिर प्रॉपर्टी सीजर का अगला मरला है और वो उसकी इजाज़त है। अगर तब भी वो बिल्कुल नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं और वो रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं आ रहे, तो उसके बाद एक कमेटी बाकायदा जिसमें चीफ कमिश्नर भी हैं, PR के और अफसरान हैं, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, वो फिर ये फैसला कर सकते हैं कि आगे सीजर ऑफ बिजनेस की तरफ जाए। तो ये अगेन ये बिलाल कहने से मैं इसको समझना चाह रहा हूं, पहले ये सेफगार्ड्स और स्टेप्स मौजूद हैं। लेकिन फिर ये आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी इन्फोर्समेंट के जरिए रवा माली साल में आपने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, तो ये जो आप कानून में तब्दीली कर रहे हैं, आप इन्फोर्समेंट को सख्त करना चाह रहे हैं ना, तो इसमें सेफगार्ड कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो खर्चा ये किया जा रहा है कि गिरफ्तारी होंगी, और एक सवाल बड़ा बेसिक इस मुल्क में उठता रहा है जो कि सबसे ज्यादा आपकी जमात की तरफ से उठा है। नवाज शरीफ खुद कहते थे कि नैब कवानीन का इतलाक जो है ना वो बिजनेस कम्युनिटी पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी हौसला शिकनी होती है। हमारे सामने जो मिसाल है कुछ ऐसे लोगों की जो कि प्राइवेट सेक्टर से आए पब्लिक सेक्टर में और उनको फिर नैब ने गिरफ्तार कर लिया। तो आप जो भी सख्तियां करने जा रहे हैं तो उससे तो हौसला शिकनी होगी, क्योंकि अगर ये बिजनेस कम्युनिटी यहाँ से आप शिफ्ट करती है या कारोबार बंद करती है, तो जितना टैक्स आप इन्फोर्समेंट के जरिए इकट्ठा करेंगे उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा FBR को। तो शहजाद साहब, असल में मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो दो मिसालें मैंने आपको दी हैं, यहाँ पर एक्चुअली प्रोसीजर को डिफाइन करके FBR के किसी अफसर का डिस्क्रेशन रिड्यूस किया जा रहा है। और मैंने आपको पहले भी मिसाल दी, अब पावर टू अरेस्ट ऑलरेडी FBR के एक अफसर के पास एग्जिस्टिंग कानून में असिस्टेंट कमिश्नर के पास मौजूद है, वो खुद ही एक कंक्लूजन ड्रॉ करके अरेस्ट कर सकते हैं। अब जो नई हम तरमीम लाए हैं उसके अंदर वो अब ऐसा नहीं कर सकेंगे, उनकी इस पावर को, उस डिस्क्रेशन को रिड्यूस किया जा रहा है। पहले उनको सिर्फ इंक्वायरी का इख्तियार दिया गया, जिसमें उन्होंने पहले उन पे लाजिम है कि जिस शख्स के खिलाफ इल्ज़ाम है टैक्स फ्रॉड का, तो उसको पहले वो हेयरिंग दें, उसके नतीजे में वो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करें। वो भी कमिश्नर की इजाज़त से, खुद अकेले वो नहीं कर सकते, और उसके दौरान भी अगर वो गिरफ्तारी समझते हैं तो कमिश्नर की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकेंगे। तो ये तो इस तरीके से सेफ गार्ड्स हैं। अगेन ये एक अच्छी मिसाल है जिसमें मेरे ख्याल से आप इन्फोर्समेंट बेहतर कैसे कर रहे हैं, उसको मिसरिप्रेजेंट किया गया, मिसअंडरस्टैंड किया गया। और आज नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ क्योंकि बात बार बार की जा रही थी फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से भी, FBR चेयरमैन की तरफ से भी, कि मीडिया हमें सपोर्ट करे, हम इन्फोर्समेंट के नए कवानीन लाना चाह रहे हैं, उसको मजीद सख्त करना चाह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सेफ गार्ड आपने टैक्स पेयर्स को प्रोवाइड किए, तो कानून सख्त कहाँ पे किया जा रहा है फिर? ये चलें, ये तो फिर शहजाद साहब अब हम दूसरी तरफ चले गए ना। हमने दोनों काम करने हैं, इन्फोर्समेंट भी करनी है, इन्फोर्समेंट का एक मैकेनिज्म भी रखना है, और टैक्स पेयर को भी सेफ गार्ड करना है। और देखिए, इस साल की जो 389 बिलियन की जो रकम है, जो बजट में IMF के साथ भी हमने एग्री की है, ये मौजूदा साल में इन्फोर्समेंट की बुनियाद के ऊपर की गई है। तो आगे तो जी दीगर मेजर्स हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पावर टू अरेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। मगर इन्फोर्समेंट ओवरऑल FBR की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, उसमें कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस भी हैं, मगर इट्स एन अमेलगम या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेजर्स जिसके नतीजे में किया जा रहा है। मगर हरगिज भी किसी भी जगह पर टैक्स पेयर्स की जो राइट्स हैं या किसी के खिलाफ एलिगेशन है, उसकी जो लिबर्टीज़ हैं, उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। और इसीलिए इस तरह की इंप्रूवमेंट्स प्रपोज की गई हैं, ताकि हम तवाज़ुन रखें लिबर्टीज़ के दरमियान और जो हमने टैक्स इन्फोर्समेंट करनी है उसके दरमियान, ताकि एक फेयरनेस का एक अमल भी रहे और अनफेयर डिस्क्रेशन भी एक किसी FBR के। आई होप आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त हो और ये लॉ इतना सॉलिड हो, कंफर्ट भी हो जी। आई होप जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त हो, ये लॉ इतना सॉलिड हो कि इसका मिसयूज ना हो सके। क्योंकि देखिए, नैब कवानीन की मैं दोबारा मिसाल देते हुए आपको ये बताऊंगा कि हम यही कहते थे, अगर कोई करप्शन साबित होती है, कन्विक्शन हो तो गिरफ्तार करें। कभी इंक्वायरी स्टेज पे होता था, कभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे होता था, लामहदूद इख्तियारात थे नैब के पास। तो कहीं ऐसे ही आप इख्तियारात FBR को ना दे रहे हो कि कोई चीज़ साबित होने से पहले, ये एस्टैब्लिश होने से पहले कि किसी ने फ्रॉड किया है, कोई टैक्स पेयर नहीं है, तो फिर उसके ऊपर वो कार्रवाई हो, उससे पहले ना हो। जी शहजाद साहब, तो अगेन मैं एट द रिस्क ऑफ रेपिटेशन, अभी तो जी एक डिस्क्रेशन है असिस्टेंट कमिश्नर के पास मौजूद कि वो खुद ही एक नतीजे में पहुंच के गिरफ्तार कर लें। तो उसके खिलाफ तो हमने सेफ गार्ड इसलिए ही फराम किए ताकि वो ये ना कर सके, और एक प्रोसेस के तहत पहले इंक्वायरी हो, फिर इन्वेस्टिगेशन हो, और फिर उसके बाद कहीं कोई अरेस्ट का अमल हो तो एक शख्स की, कमिश्नर की इजाज़त के बगैर वो अमल में ना आ सके। इसी तरह के फेयर्स हम एड्रेस करना चाह रहे हैं जी, और ताकि इन्फोर्समेंट और लिबर्टीज़ के दरमियान एक तवाज़ुन रहे। सही। बिलाल साहब, इसके अलावा एक और मामला था सैलरी
सैलरीड क्लास पर टैक्स के हवाले से, और हमने देखा है कि एक मामूली से इजाफा किया गया। एफबीआर खुद कह रहा है कि देखिए हमने सिग्नलिंग की है कि आइंदा आने वाले सालों में भी सैलरीड क्लास को मजीद रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक मामला इसमें जो आया था कि जो 12 लाख रुपए सालाना यानी कि महीना के लाख रुपए कमाते हैं, उस पर तो एफबीआर भी उस पर तो IMF भी इत्तफाक कर चुका था हुकूमत से कि उनका टैक्स 5% से कम करके 1% किया जाएगा। लेकिन फिर कमेटी में शायद आपने ही ये बताया कि इसको हमने बढ़ा के 2.5% कर दिया है, क्योंकि हुकूमत ने यह फैसला किया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 6% इजाफा नहीं 10% होना चाहिए। तो वो 4% का गैप पूरा करने के लिए जो तनख्वाहदार तबका है उस पर जो 1% पे IMF भी मान गया था, उसको बढ़ा के 2.5% किया गया। ये क्यों किया गया है सर? देखिए, एक तो शहजाद साहब ओवर आर्चिंग चीज़ ज़रूरी है जी कि सैलरीड इस बजट के अंदर सैलरीड क्लास के लिए, चाहे आप माहाना 50,000 रुपये तनख्वाह कमाने वाले हों, आप 1 लाख वाले हों, 1.5, 2, 3, 4, 5, आप कोई भी जो सैलरीड क्लास में तबका है उसको इस साल टैक्स में रिलीफ मिलेगा। उस यकीनन जो अमाउंट है वो वेरी करेगी, मगर ये मेन बात है जो मेरे ख्याल से आपके नाजरीन को पता होनी चाहिए कि जो भी तनख्वाहदार तबके में किसी भी तनख्वाह कमाने वाले हैं उसको उनको टैक्स में कटौती नज़र आएगी। क्या उस हद तक कटौती है जिस हद तक हम खुद चाहते हैं करना? यकीनन उस हद तक नहीं है, मगर हम जितना चादर देखकर पाँव फैलाते हुए फिस्कल स्पेस को करते हुए कर सकते थे वो हमने की। दूसरी, आपने बिल्कुल हमारे एक मेंशन किया कि 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हमने टैक्स सैलरीज में इजाफा किया है, जिसके अंदर मेजॉरिटी 1 से 16 ग्रेड के अफसरान हैं। 1 से 22 सबकी हुई है, मगर 1 से 16 ग्रेड के वो हैं। उसके अलावा 7% हमने पेंशन्स में भी इजाफा किया है, और सारी फिस्कल लिमिटेशंस के बावजूद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसके तहत 1 करोड़ मुस्तहिक खानदानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मिलते हैं, उनका बजट भी इस साल हमने 592 जी वी हैव ट्राइड टू बैलेंस ऑल दीस प्रायोरिटीज। लेकिन एक जब फैसला हो चुका था, फाइनेंस बिल में यह चीज आ चुकी थी कि जो 1 लाख रुपए माहाना कमाते हैं उनको 5% से टैक्स उनका 1% कर दिया जाएगा। फिर लास्ट मोमेंट ये फैसला काबीना का कि नहीं, क्योंकि हमें सरकारी मुलाजमीन को ज़्यादा रेज देना है, इसलिए अब उनको 1% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनका हम टैक्स 2.5% कर देते हैं। ये एडहॉक बेसिस पे फैसले एक उस तबके के लिए जो कि ऑलरेडी बहुत कम इनकम कमाता है, ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें एक चीज़ शहजाद साहब बड़ी ज़रूरी है जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए 6 से 12 लाख की जब हम बात करते हैं तो जो सालाना कमाते हैं, तो 12 लाख की आप मिसाल लीजिए, तो उसमें जो 12 लाख कमाने वाले पहले 6 लाख रुपए तो वैसे ही टैक्स से इस्तिस्ना है जी जी। जो उनके दूसरे 6 लाख हैं उसके ऊपर ये टैक्स लागू होता है। अब जो 2.5% का हो जाएगा, जो 5% का है, तो उनकी आधी इनकम पर तो वैसे ही टैक्स नहीं है। तो देखिए जो बकिया इनकम जो है उसके ऊपर ये 5% से 2.5% की कमी है। जिस तरह कि मैंने आपसे पहले कहा कि देखिए हमने इंश्योर करने की कोशिश की है कि हर तबके को टैक्स के अंदर रिलीफ भी मिले सैलरीड क्लास के, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी मुनासिब सतह तक बढ़ा सकें, जिसके अंदर ज़्यादातर लोग अगेन 1 से 16% वाले लोग हैं जिनके महदूद वसाइल होते हैं, महदूद तनख्वाहें होती हैं, पेंशन्स में भी इजाफा कर सकें। तो देखिए हम आइंदा इंशाल्लाह ये जिस हद तक हमने हर स्लैब के अंदर कोशिश की है कि कमी करें। एक सवाल, शख्स को 1-2 स्लैब्स हैं हायर ब्रैकेट पे वो बराबर रहते हैं, मगर उनके भी ओवरऑल टैक्स में कमी आएगी। कोई भी तनख्वाहदार ऐसा शख्स नहीं है जिसको कमी महसूस नहीं होगी। हायर स्लैब्स में तो बहुत वो कमी नजर आएगी। हायर स्लैब्स में जो 4था-5वां स्लैब है उसमें तो कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, क्योंकि उसमें आपने परसेंटेज चेंज नहीं की है, सिर्फ जो नीचे 3 स्लैब्स का फर्क आएगा वो उस पर ट्रांसलेट होगा, यानी कि 12-15 हज़ार रुपए का फर्क आ रहा है। जो वो लाखों में टैक्स देते हैं उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं, बल्कि करोड़ों में शायद टैक्स देते हैं, तो 15 हज़ार रुपए का बेनिफिट उनको मिलेगा महीने का। अच्छा, एक सवाल अहम ये है कि जब देखिए बारी होती है सैलरीड क्लास को रिलीफ देने की, तो कहा जाता है कि हमने सिग्नलिंग की, आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं रिटेलर्स, होलसेलर्स पे टैक्स उस तेज़ी से नहीं बढ़ाया जाता। एग्रीकल्चर से कितना इनकम टैक्स हम जनरेट करेंगे इस साल, बजट इज साइलेंट अबाउट इट। फिर एक अहम बात यह कि जब आपने स्पीकर या चेयरमैन की तनख्वाह को बढ़ाना होता है तो वो उनको आप सिग्नल नहीं देते, आप एक साथ 5 गुना बढ़ा देते हैं। क्या वजह है इसकी? जी देखिए, सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स तो प्राइमरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। रिटेलर्स के ऊपर देखिए हरगिज़ भी टैक्स का जो मामला है वो रेट का मसला नहीं है, वो इन्फोर्समेंट का मसला है। इस साल हमने रजिस्ट्रेशंस डबल की हैं, कलेक्शन भी बढ़ाई है, और हम उसके ऊपर बिल्कुल इत्तफाक करते हैं इस बात से कि सैलरीड क्लास हैज़ बीन पेइंग मोर देन देयर फेयर शेयर, एंड इट्स अबाउट टाइम कि चाहे वो रिटेल हो चाहे और सेक्टर्स हों वो अपना फेयर शेयर अदा करें। मगर दैट इज़ प्राइमरली एन इन्फोर्समेंट इशू।
उसका मामला रेट का नहीं है, मगर इसका और हम इस बात पे बिल्कुल वी आर कमिटेड कि हमने उनसे टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है। और वो जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस साल भी FBR की इन्फोर्समेंट की ही कारकर्दगी की बुनियाद पर हमने अगले साल 389 बिलियन रखे हैं। IMF के साथ आप जानते हैं हम प्रोग्राम में, अगर हमारी इस साल की इन्फोर्समेंट की कारकर्दगी ना होती, अगर हमने टैक्स नेट की डीपनिंग ना की होती इन्फोर्समेंट के नतीजे में, तो कभी भी IMF हमारे साथ 389 बिलियन के ये नंबर ना मानता, क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ। और इस दफ़ा इसके नतीजे में इसका फ़ायदा ये है कि जो नया टैक्स टारगेट हमने तय किया है उसमें 389 बिलियन की हद तक हमें नए रेवेन्यू मेजर्स नहीं लाने पड़े, क्योंकि हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर चेयरमैन और स्पीकर की तनख्वाह पे भी आ जाए, क्योंकि आपके अपने वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह बढ़ने पे ख्वाजा आसिफ ने शायद ये कहा है कि माली फाशी है ये, तो ये किस किस्म का सिग्नल दिया गया है कि वहां तो आप सिग्नल दे रहे हैं सैलरी क्लास को, लेकिन ठक करके आप एक शॉट में 5 गुना अगर तनख्वाह बढ़ा रहे हैं इन लोगों की, क्या वजह है इसकी? जी देखिए जी, मेरे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट इंटायरली अवेयर ऑफ व्हाट दैट इंक्रीज या कितना वो इजाफा है, मगर इसमें ज़रूर मैं ये कहूँगा कि साथ के ये ज़रूर नज़र रखिएगा कि ये मेरे ख्याल से कोई 8-9 सालों से 10 सालों से फ्रोज़न रही हैं। तो आइडियली तो यही होना चाहिए कि जो भी सरकारी मुलाजमीन हों उसके तवाज़ुन के साथ ही पब्लिक ऑफिशियल्स जिस तरह बाकी हैं, पार्लियामेंटेरियंस हों, स्पीकर हों, उनके साथ साथ बढ़ते रहने चाहिए, मगर वो या उसी तवाज़ुन से उससे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि जो भी पब्लिक ओवरऑल ऑफिशियल्स की इजाफे की मिकदार है। तो मेरा ख्याल से जी उसके नतीजे में ही एक चेंज ये तजवीज़ किया गया है, जो कि कोई 8-9 साल की मैं बता देता हूँ, मगर टू बी ऑनेस्ट आपके पास आप कह रहे हैं ओवरऑल वो चेंज कितना है। मेरे इल्म में मैं आपको बता देता हूँ 2016 के बाद ये चेंज हुआ है, उससे पहले उनकी तनख्वाह 2-2.25 लाख होती थी और उसमें अब इजाफा करके शायद 13 लाख कर दिया, अलाउंसेस प्लस है, यानी कि 5 टाइम्स इजाफा। अगर आप 10 साल में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से भी उनको इजाफा देते ना, तो शायद वो 2.25 लाख से 4.5 लाख के पास आते, 13 लाख तक नहीं आते। क्योंकि आपने कहा आपके पास फिगर्स नहीं है, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, क्योंकि वजीर खजाना ने भी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का कहा था, तो 10% भी लगा ले पिछले 10 साल में, इतना फर्क आता है, उससे कई ज़्यादा इजाफा दिया गया है। जी देखिए शहजाद साहब, बात यह है कि ओवरऑल हुकूमत ने अपने अखराजात इस साल काबू किए जी, हुकूमत ने अपने प्राइमरी बैलेंस के अहदाफ पूरे किए हैं। मुझे याद है जी पिछले साल जब हमने बजट पेश किया था तो कहा गया था कि इस साल ये तो बड़ा अनरियलिस्टिक बजट है, ये तो मिनी बजट किए बगैर ये पूरा ही नहीं कर सकेंगे। ना कोई मिनी बजट हुआ, ना हमने कोई एडिशनल टैक्सेस लगाए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अहदाफ भी पूरे किए प्राइमरी बैलेंस के, फिस्कल बैलेंस। दिस इज नॉट ट्रू। सिविल गवर्नमेंट के अखराजात में जारियत के दौरान भी 17% का इजाफा है। सिविल गवर्नमेंट के जो अखराजात है, सिविल गवर्नमेंट रनिंग एक्सपेंसेस में, टोटल करंट एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें 17% का इजाफा है, जबकि तनख्वाह में 10% का इजाफा किया गया है, यानी कि उस क्वांटम से ज्यादा है। मैंने आपसे ओवरऑल नहीं देखिए, सिविल उसके अंदर सिर्फ आपकी सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, क्योंकि अब आप शहजाद साहब अगर पिक एंड चूज़ करेंगे सर्टन हेड्स तो फिर तो एक अलग बात है जी। मैं इस साल में हमने पेंशन्स के अखराजात में भी बजट से कम अखराजात किए, हमने सब्सिडीज़ की मद में भी रिडक्शन की, हमने जो मार्कअप इंटरेस्ट एक्सपेंस, हमने चूँकि महंगाई इस साल काबू की, तो जो 12% एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन थी वो 4.7% इस साल की एवरेज रही, जिसके नतीजे में पॉलिसी रेट भी 22% से 11% पर आया, और हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो 9,800 अरब रुपये बजटेड के बजाय 8,900 अरब रुपये पर रुका, और अगले साल हम 8,200 अरब रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल अपने अखराजात काबू किए, और इसीलिए हमने अपने अहदाफ भी पूरे किए, प्राइमरी बैलेंस के भी, फिस्कल बैलेंस के भी, और इंशाल्लाह आप आइंदा साल में भी देखेंगे कि हम इसी तरह अपनी क्रेडिबिलिटी रखेंगे, और इंशाल्लाह ये बजट भी आपको इसी तरह क्रेडिबल नजर आएगा। ये बात दुरुस्त है कि पिछले 2 साल में हमने प्राइमरी सरप्लस जो है टारगेट से ज़्यादा अचीव किया है। IMF प्राइमरी सरप्लस का ही टारगेट देता है, ये बात दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे बिलाल फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।